के शो में। आरबीओडी मंसूबे में करप्शन, मजीद किरदार सामने आने लगे। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर आरबीओडी मुनव्वर बोजदार के दावों में वाज़े तज़ाद। आरबीओडी मंसूबे के तकरीबन हर मामलात पर उठते कड़े सवालात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन मनसूबा या कहा जाए कि इस वक्त एक लाइफ लाइन मनसूबा सूबा सिंध के लिए 14 अरब रुपए जिसकी इनिशियल कॉस्ट रखी गई साल 2001 में, जब यह मनसूबा जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में जिसका आगाज हुआ, इसकी कॉस्ट एस्केलेशन होती रही। इस मनसूबे के हवाले से बिलखुसूस फरवरी 2018, फरवरी और मार्च 2018 में होने वाली सैलाब के हवाले से कुछ कॉन्टीजेंसी फंड से पेमेंट्स के बारे में तहकीकात शुरू हुई, स्क्रूटनाइज करने का फैसला हुआ। एक 4 रुकनी कमेटी सिंध हुकूमत ने बनाई। इस 4 रुकनी कमेटी का काम यह था कि वो स्क्रूटनाइज करे कि तकरीबन 9.5 अरब रुपए की जो पेमेंट्स हुई हैं ओवरऑल, उसमें स्क्रूटनाइज किया जाए उन पेमेंट्स को। उसमें से देखा गया कि तकरीबन 4.482 अरब रुपए की पेमेंट्स फ्लड्स की मद में की गई। जब सूबा सिंध में या फिर जिन जगहों पर यह आरबीओडी मंसूबा चल रहा था, जहां काम हो रहा था, वहां सैलाब नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां कोई फ्लड्स नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था। उस वक्त ये तमाम अखराजात हुए, ये पैसे दिए गए। कुछ डिटेल्स आपके सामने इससे कबल हमने रखी, उन किरदारों से पर्दा उठाया जो इसमें मुलव्विस थे, उनकी जायदादों की तफसीलात बताई। मैं आपके सामने कुछ नए और कुछ पुराने वो किरदार रिपीट करता चलूं। इसमें मुनव्वर बोजदार साहब का नाम आया, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे आरबीओडी के उस वक्त, जो सरे फहरिस्त इसका नाम इस रिपोर्ट के अंदर सामने आया। इसमें फहीम सोमरो का नाम आया, एक्सीडेंट डिवीजन 3 के ये इस वक्त अफसर थे। इनके बारे में असासाजात की तफसीलात भी हमने प्रोग्राम में बताई थी। हाजी मोहम्मद अयाज मेमन का नाम आया, जो कि एक्सीडेंट थे डिवीजन 2 के। कामरान खान, जो एक नया किरदार आज सामने हम लेकर आ रहे हैं, जिसकी तफसीलात आपको बताएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट। महताब काजी, जो कि जूनियर क्लर्क, दस्तखत, जाली दस्तखत के हवाले से इनकी महारत जानी जाती है, और उनका क्या किरदार था ये तफसीलन आज भी आप जान सकेंगे। इन किरदारों के असासाजात कितने हैं? मिसाल के तौर पे फहीम सोमरो, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि एक्सीडेंट डिवीजन 3 का एक अफसर था, उसकी एक सफारी विलाज लाड़काना के अंदर जो सफारी एक पूरा उस वक्त उसने फार्म हाउस बनाया हुआ है, पूरा जो उसका जो फार्म हाउस में नायाब किस्म के जानवर, एसेट्स और तफसीलात जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पूरे स्टेट के अंदर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट नजर आती है, जो उस वक्त ना इनहेरिटेंस से मिली है, और ये साफ साफ एसेट बियॉन्ड मींस का केस हमें नजर आता है। आरबीओडी का पैसा आखिर कहां गया, ये सवाल इन तस्वीरों से हमारे सामने आया हो जाता है, और बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये पैसा कहां गया, कि इस तरह के स्टेट और विला, इस तरह के स्टेट, घर, बंगले, असासाजात और इस तरह के फार्म हाउसेस बनाए गए इन पैसों से। ये बड़ा बुनियादी सवाल है जो हम उठा रहे हैं। कुछ और किरदार जो सामने आए, जैसे कामरान खान का नाम लिया हमने, इसी तरह से कुछ और तफसीलात भी आपके सामने रख रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट दी गई, उसमें कॉन्ट्रैक्टर सबलाइम इंप्रेशंस, अगर इस रिपोर्ट पे, इंक्वायरी रिपोर्ट में आप देखें तफसीलन, तो सबलाइम इंप्रेशंस को 789 मिलियन रुपीस की पेमेंट दी गई है, जो टोटल पेमेंट है इन मिलियंस। उसको कुछ चेक्स भी दिए गए हैं, जो आप तफसीलन, जिसकी तफसील अब कुछ देर में प्रोग्राम में जान सकेंगे। ये कंपनी किसकी है, किसको ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, ये बड़े अहम और बुनियादी सवालात हैं जो प्रोग्राम में उठाएंगे। ये पैसा मेरा, आपका, ये हमारा टैक्स पे मनी, सिंध की आवाम का पैसा था, ये किन की जेबों में गया, किन के असासाजात इससे बन रहे थे, ये बड़ा तफसील बताएंगे। एक और शख्सियत मुनव्वर बोजदार साहब, जिनके बारे में उन्होंने कुछ दावे आज इस प्रोग्राम में किए। इस प्रोग्राम से कबल हमारे सीनियर सहाफी इम्तियाज चांडियो साहब, जो कि ब्यूरो चीफ भी अब तक के, मुनव्वर साहब ने उनसे गुफ्तगू की, और इस गुफ्तगू के दौरान बोजदार साहब ने जो दावे किए, वो क्या दावे थे, ये तफसीलन आपको दिखाते भी हैं, आपको सुनाते भी हैं। इन दावों की तफसील में जाते हैं, फिर इन दावों के बाद जो तजादात हैं वो आपको बताएंगे। और साथ साथ ये बताना बड़ा जरूरी है कि हमें ये कहा गया जी कि मौकिफ नहीं लेते या मौकिफ नहीं देते, बड़ी मुश्किल से मुनव्वर बोजदार ने मौकिफ देने पर हामी भरी। जब ये थोड़ी देर कबल ये मौकिफ हुआ, हमने रिकॉर्ड किया ये मौकिफ उनका क्या था इस बारे में, उसके बाद अपनी तहकीकात पेश करेंगे। उनके दावे क्या हैं कि मेरे पास एक कोरे गाड़ी है, दरअसल कौन सी गाड़ी उनके पास है, उनके दावे क्या है कि मेरे पास कितनी जायदाद है, असल में जायदाद कितनी है, उसकी तफसीलात कागजात के साथ जैसे हम आपके सामने रखेंगे। पहले सुनते हैं कि मुनव्वर बोजदार इम्तियाज चांडी की कुछ देर कबल होने वाली गुफ्तगू क्या हुई है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। बताएंगे कि इस आरबीओडी प्रोजेक्ट जो इस वक्त तक मुकम्मल नहीं है, इसमें सर 4.5 अरब रुपए से जायद की करप्शन वैसे जो रिपोर्ट के मुताबिक हुई है, और इससे पहले जो है वो 11 अरब से के करीब जो है वो इंकशाफ ये हो रहा है कि ये रकम जो है वो खुर्द बुर्द की गई है। आप क्या बोजदार साहब?
भाई अगर आप करप्शन को देखते हैं तो शुरू से देखें ना, किस पीढ़ी के टाइम से करप्शन हुई है। ये मेरे टाइम में तकरीबन 9.5 अरब रुपए जो है ना, वो मेरे टाइम में रिलीज हुए। सर आपने अपने टेन्योर में एक चेक पास किया है सबलाइम इम्प्रेशन का 22 करोड़ 59 लाख और समथिंग का। चेक नंबर हमारे पास है 3155492। जो आपके अपने ऑफिस के लोग कह रहे हैं कि ये पीडी साहब की वाइफ आती थी और बड़े धड़ल्ले से हमारे से आके चेक लेके जाती थी। और दूसरा चेक नंबर है ये 3155488, बिल्कुल उसी महीने 4 करोड़ रुपए इसको और दिए गए। तो सर ये बताएं कि इतनी बासर खातून अगर आपकी वाइफ नहीं तो बाकी कॉन्ट्रैक्टर तो रोते रहे, इनको जल्दी जल्दी क्यों पेमेंट होती रही? मेरी देखो भाई, पेमेंट अथॉरिटी पीडी नहीं है ना कि मैंने ये चेक पास किए हुए हैं। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है भाई, अथॉरिटी। सर वो कौन था उस वक्त? सर भाई देखिए 3 इंजीनियर से, पता नहीं आप कहाँ किस इंजीनियर की बात कर रहे हैं। मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि घर के सरबराह होने के नाते आपके घर के अंदर जो बच्चे हरकतें करते रहे या जो करप्शन होती रही, उसका तो जाहिर है बराह रास्त जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आती है ना। एसी आपके अंडर में है। मेरे भाई ये देखें, करप्शन तो आप कह रहे हैं ना कि भाई करप्शन हुई है। ये क्या हुई है? बदगुमानी हुई है? नहीं, मैंने कहा कि किस सबूत पे कह रहे हैं कि करप्शन हुई है भाई? सर आपकी सरकारी रिपोर्ट है, आपके अपने रिपोर्ट जब ये कह रही है तो मैं क्या, वो रिपोर्ट आप नहीं मान रहे? और दूसरे बात मैं देखो एक्चुअली ये तो इंजीनियर्स और उनकी, मैं तो हो गया हूँ रिटायर भाई। अगर मैं होता तो मैं इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करता इस रिपोर्ट को। अभी भी कर सकते हैं सर, आप रिटायर होने का ये मकसद नहीं है कि आप इल्जाम से बरी हो गए। बिल्कुल इल्जाम भले हो, मैं बरी भी नहीं हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ हो सकता है कि मैं इस रिपोर्ट को चैलेंज भी करूँ। देखिए मोहतरमा जब शहीद हुई उसके बाद हाजी साहब तो लड़काना आते रहे हैं। अच्छा। मैं वहाँ एसी भी रहा हूँ, मैं वहाँ इंजीनियर भी रहा हूँ, उनसे तो काफी मुलाकातें, ऐसी थोड़ी है कि नई मुलाकात हाजी साहब से हुई जब मैं आरबीओडी में आया। तो पोस्टिंग तो वो देते थे ना सर, अब आप भी देखें, आपको भी जान अल्लाह को देनी है। देखो ये किसने कहा कि पोस्टिंग वो देते थे? मैं किसी प्रॉपर्टी की बात मैं नहीं करूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। क्या फहीम सुमरो ने कोई करप्शन नहीं की सर आपके इस प्रोजेक्ट में? मेरे भाई आप ये देखें, किसी पे इल्जाम है जब तक एंटी करप्शन या नैब साबित नहीं करती। लेकिन मैं कौन होता हूं कि भाई किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करूं कि किसने ये प्रॉपर्टी ली है, इसने सर ये पैसे आरबीओडी के जा रहे हैं और उनके, भले मैं आरबीओडी का डायरेक्टर हूँ, आप पर्सनल मुझसे पूछें कि भाई अच्छा। आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। अच्छा सर, आपकी ये अहलिया की कोई ये जो सबलाइम इम्प्रेशन है ये आपकी अहलिया की नहीं है? नहीं कोई आपकी दोस्त भी नहीं है? नहीं कभी भी नहीं भाई। ये तो मैंने कहा ये सैयद घराने की सैयद औरत है। बिल्कुल मेरे लिए मैं उनकी इज्जत एहतराम करता हूं, लेकिन आपके लोग क्यों कहते हैं कि आपकी वाइफ है? उस पे ये इल्जाम लगाना कि मेरी वाइफ है, मैं तो कहता हूँ ये तो एक बड़ी घटिया बात है जिसने भी मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया हुआ है। और सर, और सबसे ज्यादा पेमेंट आपके टाइम पे हुई है उनको? किसको? इसी खातून को। भाई ये आप देखिए ना किसको पेमेंट हुई है। तो सर कहाँ की खातून थी, क्या कंपनी थी सर, कैसे आपने उनको पेमेंट? भाई ये इंजीनियर से पूछें कि वो कहाँ की खातून थी, कब से गवर्नमेंट। वो तो यही कह रही है ना सर, वो तो यही कह रहे हैं कि पीडी साहब की वाइफ है। तो ये जो अगर गलत कह रहे हैं तो उसको मैं क्या करूं भाई? आप कह रहे हैं कि इतना काम हुआ है, करप्शन भी नहीं हुई, सारे के सारे पैसे ईमानदारी से लगाए गए हैं सर। मेरे भाई देखो मैंने कहा कि जो घर बैठे जिन्होंने इंक्वायरी की हुई है सर, घर बैठे इतने डॉक्यूमेंट कहाँ आते हैं कि सबलाइम को इतने पैसे मिले, फिलहान वोचर गया, फिलहान चेक गया। आप देखें, आप सबलाइम को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये तो काफी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपके पास तो 18 कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट है। तो सर वो उनको कैसे मिली अगर घर बैठे उन्होंने इंक्वायरी की? नहीं देखो 18 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको पेमेंट्स हुई है। सर मुझे तो आप कह रहे हैं ना कि मुझसे पूछें, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि ये कंपनी बराह रास्त तो आपकी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट आपकी कंपनी है। मेरी कंपनी नहीं है भाई। अच्छा, मैं इसको गलत करार देता हूं कि ये मेरी कंपनी है, बिल्कुल नहीं है। मैंने तो भाई एसडीओ लेवल से चीफ इंजीनियर तक कोई ठेकेदारी नहीं की, कोई मेरी कंपनी नहीं है। अच्छा, और भी चीफ इंजीनियर्स हैं, सब करते हैं ठेकेदारी, साइड में उनके कोई न कोई है। आप इतने बड़े ओहदे पर रहे और सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थे, जितने डिविजन्स के, वो आपके अंडर रहे, बिल आपके टेबल से होते हुए फिर जाते थे पास होने, और ये सुमरा एस्टेट फहीम सुमरो की बन गई।
उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी इस तरह से आपके, मैं कह रहा हूँ जिस चपरासी से भी पूछें तो चपरासी भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है खुशहाल नजर आएगा इस मंसूबे से, और वो टेन्योर आपका बनता है। अब इस तरह से मुझे बताएं कि आपने अपने मुलाजमीन पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और आप कहते हैं मेरी अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो इस जमाने में कौन सा ऐसा सरकारी अफसर है जो अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है? देखें भाई, एक तो बिल मेरे से नहीं हुए, किसने किया सर? ये आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसी से हुए हैं। आपको भी पता है कि फाइनेंस, एजी, जितने भी इदारे हैं वहां से लेन देन के बगैर एक फाइल भी पास नहीं होती, एक बिल भी पास नहीं होता, और एक कॉन्ट्रैक्टर तो दिए बगैर अपना बिल ले भी नहीं सकता। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये बगैर पैसों से सब कुछ हुआ? भाईजान, इसको गलत करार देता हूं कि बिल मेरे से हुए हैं। कभी कोई भी प्रूफ करे। कमीशन तो ली जाती रही ना सर आपके दफ्तर में? भाई किसने देखा है कि कमीशन मेरे को मिली, उसको मिली, उसने किसने देखा? कौन शायद इस बात का कि अगर हम अगर प्रूफ कर दें और आपकी जो जितने भी लोग हैं सर जिनकी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मतलब बराह रास्त आपके नाम पे तो कोई चीज नहीं होगी, लेकिन अगर हम उस जो दूर के और मुख्तलिफ नामों से चीजें खरीदी गई, प्रॉपर्टीज बनाई गई, अगर वो हम साबित कर दें तो? मेरे भाई, मेरी प्रॉपर्टी, अगर मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं करा। फहीम सुमरो आज आरबीओडी में नहीं आया था, वो तो इंजीनियर रहे हैं शुरू से। बताएं मेरे ऊपर क्या इल्जाम है, मेरी क्या प्रॉपर्टी है? सर आप बताएं ना, आपकी आप खुद बताएं कितनी मेरे पास तो भाई देखो, मेरे पास जी जी एक 2008 की कोरे गाड़ी है। अच्छा, वो भी मेरे एक मरहूम बेटे की है जो 2012 में डेथ करके गया। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। सर आप इतने माशाल्लाह अहम ओहदों पर रहे, आप कोरे गाड़ी पे कैसे गुजारा करते हैं? आपके पराडो, आपकी लैंड क्रूजर कहाँ गई? मेरे भाईजान, मेरे पास अगर आपकी उन तस्वीरें अगर सर हम दिखा दें पर आपके सफर करने वाली गाड़ियों पे। बात देखें, मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं भाई, मैं ब्यूरोक्रेट भी हूँ और मैं बुनियादी तौर एक जमींदार बंदा भी हूँ। मेरी अपनी जमीन भी है। कितनी है सर? देखिए, खैरपुर में मेरे दादा के परदादा की तकरीबन 500 एकड़ जमीन है। तो सर आप तो शुरू, आपके हिस्से में कितनी है सर? मेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आपके हिस्से में कितनी मिली है? अगर परदादा की बिल्कुल होगी आपकी। देखें, ये बड़ों की है, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। अच्छा, वो बड़ों की जमीन आपके है। तजाद सर खुद आ रहा है ना। देखें, आप कह रहे हैं मैं कोरे गाड़ी में मेरे पास है, मेरी वाइफ का बंगला है, घर है, फिर अब आप कहते हैं मेरे वालिदैन की 500 एकड़ एराजी है। 2 गाड़ियां हमारे पास हैं जो यूज करते हैं। ठीक है, बाकी प्रोडोज और दूसरी गाड़ियां किसी और के पास होगी, मेरी तो कोई गाड़ी तो शायद आप लिफ्ट लेकर जाते होंगे पराडोज या लैंड क्रूजर में? नहीं, आपकी तस्वीरें आई हैं। मेरे भाई, अगर कोई साबित करे ना, आप मेरे घर पे आए, देखें, किसी को भेजें कि भाई कितनी गाड़ियां खड़ी हुई है मेरे पास। तो ये थे तफसीलात। आप सुन रहे थे कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इस अहम तरीन मंसूबे आरबीडी के, उनकी जानिब से कुछ तजादात सामने आए, कुछ तहकीकात हमने भी की। एक तहकीकात के तौर पर एक घर तो डिफेंस में ही, इस वक्त आप देख सकते हैं, जिसकी हम फोटो भी आपको दिखाएंगे, जो मौजूद है खैबान इत्तेहाद के ऊपर, डिफेंस के अंदर खैबान इत्तेहाद पर मुनव्वर बोजदार साहब का घर, जो आप इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो गाड़ी जिसका कहा जा रहा है जी कि साल 2008 की कोरे है इनके पास, आप उसकी तस्वीर देखें और फिर उसके बाद अंदाजा लगाएं कि जो लाइफस्टाइल हमारे पास है, जिसकी दस्तावेजात और दीगर तहकीकात हम कर चुके हैं, जिसके अंदर रीवो, फॉर्च्यूनर और दीगर गाड़ियां शामिल हैं, वो भी तस्वीरें आपको पेश करेंगे। इसी तरह से फहीम सोमरो, जिसकी स्टेट की आप फोटो देख ही चुके हैं, और इम्तियाज सांडियो साहब जो ब्यूरो चीफ अब तक के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद तफसीलात, क्योंकि इम्तियाज सांडियो साहब, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो इनकार कर रहे हैं 2008 की गाड़ी का भी, लेकिन वो बात ये है कि ये गाड़ियां तो हैं जो सामने लाइफस्टाइल में नजर आ रही हैं, ये क्या हो क्या रहा है आखिरकार आरबीओडी में? सिफन, मेरी गुफ्तगू मुनव्वर बोजदार से जो हुई वो तकरीबन 35 मिनट की थी। जाहिर है वो पॉसिबल नहीं था कि तमाम की तमाम चीजें दिखाई जाएं, लेकिन पहला तजाद इनका, मैंने बार बार इनसे पूछा कि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी कितनी है, तो उन्होंने कहा मेरे पास 2008 की कोरे गाड़ी है, वो भी मेरे बेटे मरहूम की है, और मैं इस पे चुप हो गया। उसके बाद मेरी वाइफ जो है वो प्रोफेसर है और वो प्लाट बेचती थी, और वो हम प्लाटों से जो है थोड़ा कारोबार करते थे। टैक्स पेयर है, वाइफ टैक्स पेयर है, और उसके बाद एक घर है हमारा। इसके अलावा मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और मुनव्वर बोजदार साहब को ये मालूम है कि जदीद दुनिया है, इसमें आप कितना भी जो है वो ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोलें या गलत बयानी करें, लेकिन आपकी चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। क्योंकि जिस तरह का ये लाइफ स्टाइल इनका है,
उसमें सवाल ही पैदा नहीं है कि इन जैसे कदावर शख्स जो है वो कोरे गाड़ी में सफ़र कर पाए। इवन इनके लिए करोला भी जो है वो इनके लिए जो है ना मुनासिब नहीं है। अब एक शख्स को क्या कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दावे इतने किए हैं। अब उस दावे के बाद ज़ाहिर है मेरे पे ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस शख्स की और मज़ीद चीज़ें ले आऊँ। पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी इमलाक थी जो ये इन्होंने बनाई। अब सबसे ज़्यादा अहम बात जो सबलाइम इम्प्रेशन की है वो इनकी अहलिया के नाम पे बताया जाता है। अब मुझे मैं फिर भी हाँ, क्योंकि उस ऑफिस के लोग खुद कह रहे हैं और मेरे पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं कि वो खातून के साथ इनका निकाह हुआ था और वो अब रजिस्टर नहीं हुआ या वो शादी टूट गई। लेकिन वो कंपनी कब आई? वो कंपनी तब आई जब बोजदार साहब पीडी बने। पीडी बनने के बाद उस खातून मुनीज़े काज़मी हैं जिनको इन्होंने ठेके दिए और उनकी आपने 78 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है, जिसमें से 2 चेक इस वक्त भी अगर आप स्क्रीन पे दिखाएं वो चेक पास हुए हैं और ये कंपनी किसी और की नहीं थी। और इसके अपने दफ्तर के जो अकाउंटेंट हैं उनके मुताबिक जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और उनको एक वर्क चार्ज पे ये काम दिया गया है कामरान खान। अब ये जो है ना यहाँ रहते हैं इसी जैकब लेन में। अब इसके मुताबिक इनके जो करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक ये खातून जब आती थी तो पीडी साहब इनके लिए कहते थे कि मेरी वाइफ हैं और इसको जल्दी आप पेमेंट करें। ये पेमेंट इनकी बहुत जल्दी होती थी। इस तरह से 4.5 अरब रुपए का हिसाब जो है वो अगर देखें तो उसमें से बहुत कम, तमाम जो बहुत थोड़ी रकम है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास गई है और फेक बिलिंग हुई है। किसी कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया, एक माफिया गठजोड़ के तौर पर काम हुआ है। और इन्होंने इल्जाम तमाम के तमाम जो पेमेंट्स का है वो निचले अपने मातहत अफसरान पे रखा है, इंजीनियर पे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब मैं क्योंकि बड़े बोजदार साहब वैसे अपनी जाती जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनको बड़े आदमी हैं, शायद भूल गए हों, उनकी प्रॉपर्टीज इतनी है कि उनको ये पता नहीं कि जाती में उनका 60 एकड़ इराजी पर जो है फार्म हाउस बन रहा है और उसमें ट्यूबवेल लगे जा रहे हैं। बदीन और ठठा के सरहदी पॉइंट पर उनकी जमीन एक है। इस तरह से पहले उन्होंने कहा कि मेरे पास और कोई गाड़ी नहीं है, पहले मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी है, लेकिन दूसरे में फिर कह रहा है कि मेरे पास जो है वो एक करोला भी है और उसके बाद मेरी 500 एकड़ इराजी भी है। जब आप जमींदार हैं और वो बांटी नहीं गई तो आपके फैमिली के इतने अफराद होंगे, फिर भी आपके पास 500 एकड़ इराजी से कितनी आपके पास जमीन होगी जो आपके पास उसका मुनाफा या उसकी आमदन आ रही होगी। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जिसमें ये बोजदार साहब खुद फंस रहे हैं और फंसने। ये वीडियो आप रिकॉर्ड पे रखें कि इन्होंने जो अपने असासों की तफसीलात आज बताई है ये कल ज्यादा निकलेगी तो फिर इनके खिलाफ एक केस बनता है। और आपको ये भी मालूम होगा और पूरे सिंध को और पूरे पाकिस्तान को मालूम होगा कि जो अफसरान होते हैं वो कभी भी अपने नाम पर कोई चीज न खरीदते हैं। उनकी बेगमात के नाम पे चीजें होती हैं, उनके बेटों के नाम पे होती हैं, जैसे कनासरो बरादरान की सारी चीजें हैं इस तरह से, या फिर उनके फ्रंटमैन होते हैं। अब जो बेनामी जो ये कार्रवाइयां होती हैं चौकीदारों के नाम पे, उसके नाम पे, तो वो अब चीजें देखिए। उन्होंने इस दौरान भी बातों में यही कहा है कि मेरे नाम कुछ नहीं है, मेरे नाम कुछ नहीं है, ये सब तो देखिए। उसके बाद ये बड़े आदमी हैं, भूल गए होंगे इनके पास आगाज सुपर मार्केट के पीछे कोई फ्लैट होगा 5 करोड़ का, भूल गए होंगे जहां रहते भी हैं। और इस तरह से फिर ये भूल गए होंगे कि इत्तेहाद खयाबान इत्तेहाद जो है वो सिग्नल पर लेफ्ट साइड पर व्हाइट बेंगलो और जो है उसमें ब्लैक जो है वो माशाअल्लाह लिखा हुआ है, वो भी इनका नहीं है। ये भूल गए होंगे क्योंकि वहां चौकीदार रहते हैं। ये भूल गए होंगे कि कासिमाबाद में 3-4 बंगले इनके अपने जो है वो प्रॉपर्टी में हैं, इनके आमदन इनकी इतनी है। ये शायद भूल गए होंगे कि फॉर्च्यूनर इनके पास है। ये भूल गए होंगे कि रीवो गाड़ी भी इनके पास है, करोला भी इनके पास है। इस तरह से जो है वो 60 एकड़ इराजी है। डिफेंस में इनके एक और फ्लैट है, उसकी तस्वीर भी जो है वो जहां जो शख्स जाते रहते हैं वो भेजने वाले हैं। इस तरह से ये प्रॉपर्टी अगर सिर्फ कराची की देखी जाए तो ये तकरीबन 20-25 करोड़ की तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी इस वक्त बनती है। और ये यहाँ पर ये जरूरी है कि तहकीकात करने वाले जो इदारे हैं, क्योंकि ये बेनामी जायदादें भी हो सकती हैं, यकीनी तौर पे बेनामी हो सकती हैं। आरबीओडी के हवाले से आपको जो तफसीलन हम बता रहे हैं, जो जायदादों की तफसीलात है, ये बड़ी चौंका देने वाली हैं। 2 चेक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो सबलाइम इंप्रेशन को दिए गए, इसकी तहकीकात भी बड़ी लाजमी है कि ये किसी को बेनिफिट दिया गया मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करके, ये बड़ा अहम पहलू है। फिर इसके साथ कुछ और फेसबुक पोस्ट भी आपको दिखाते हैं। इन पोस्ट में मुखालफत में मुनव्वर बोजदार साहब के कुछ कमेंट्स आए और उसके साथ साथ एक एहतजाज भी है जो रिकॉर्ड हुआ इनके खिलाफ।
इसकी तफसीलात क्या हैं, कौन लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? ये आरबीओडी मंसूबा आखिरकार जिसके बारे में उन्होंने कहा जी कि काम हुआ, असल में वहां जाए तो वहां क्या हकीकत है, ये भी तस्वीरें हम जानेंगे। और उसके साथ साथ डिटेल के अंदर जिन जिन ने असासाजात बनाए जो इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक रहे उनके चेहरे बेनकाब करेंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में एक आज अहम मंसूबे से हम उसके पर्दा उठा रहे हैं कि इसमें किस तरह से बदउनवानी की गई, आखिर किस तरह फंड्स की एम्बेजलमेंट हुई मुबैना तौर पे। लेकिन उस रिपोर्ट में साबित हो गया, जब सिंध हुकूमत ने आज खुद एक रिपोर्ट तैयार की, 4 रुकनी कमेटी, जिसने खुद ये जाकर जांच पड़ताल के बाद साबित किया कि हाँ वाकई में तकरीबन 4.5 अरब रुपए के पेमेंट्स फेक या डबल पेमेंट्स या इस तरह के वाउचर्स बना के कॉन्टिजेंसी के नाम पर निकाल ली गई। और ये सब कुछ हुआ मुनव्वर बोजदार के दौर में, जो कि उस वक्त पीडी थे, यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे आरबीओडी के। अब इस मंसूबे के हवाले से बड़े अहम सवाल आते हैं, यानी हम सब एक आम सिटीजन के तौर पे ये सवाल उठाते हैं और ये पूछते हैं जी कि एहतसाब के इदारे, क्योंकि आरबीओडी कहा जाता है जी कि ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है नैब में, तो सवाल यहां पर ये जरूरी है बड़ा कि ये जो रकम हम सबके फलाह के लिए खर्च होनी थी, यानी सिंध की आवाम की फलाह के लिए खर्च होनी थी, ये आखिरकार किसके असासाजात बनाने में खर्च हुई? कहां गई ये रकम कहां गई? 4.5 अरब रुपए कैसे असासाजात बने? मिसाल के तौर पर अगर नैब यहीं से शुरू करे कि ये सोमरो स्टेट जो लाड़काना में है ये कैसे बनी, यहीं से शुरुआत करते हैं। यानी फहीम सोमरो की सोमरो स्टेट जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, ये सोमरो स्टेट किस तरह एक अफसर ने सरकारी बनाई, यही सवाल नैब यहीं से स्टार्ट करे इस इन्वेस्टिगेशन को, जिसके सबूत आपके सामने नजर आ रहे हैं कि ये बाकायदा वहां पर कायम है। ये कोई इनहेरिटेंस है, अगर इनहेरिटेंस है एक सरकारी अफसर किस तरह अफोर्ड कर सकता है ये सब कुछ? फिर एक वो मुनव्वर बोजदार जो कि तजाद जिसके बयान में सामने आता है, वो कहता है जी मैं 2008 की कोरे रखता हूं गाड़ी, हालांकि उसका लाइफस्टाइल बहुत लैविश है। आप मिसाल के तौर पे मुनव्वर बोजदार जिस सोफे पे बैठा हुआ है, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, वो सोफा ही इतना लग्जीरियस है कि शायद कोरे गाड़ी उस जैसी 3 गाड़ियां उस एक सोफे की मालियत की हों जिसपे वो बैठा हुआ है अपने घर में। तो ये तफसीलात जो सामने आई हैं ये बड़ी हैरान कुन है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं इस वक्त सोफे की, ये सोफा, ये कोरे से बहुत महंगा सोफा इस वक्त है जिसपे बैठा हुआ है। तो आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? आरबीओडी और एहतसाब के इदारों को ये सोचना चाहिए कि ये पैसा कहां खर्च हुआ जो सिंध के अवाम का पैसा था, ये स्टेट्स कैसे बने, ये तफसीलात जो सामने आई बड़ी हैरान कुन है। ये 2 अहम जो इस वक्त किरदार हैं, एक फहीम सोमरो और एक कामरान खान। कामरान खान एक नया किरदार है जो सामने आया है, जो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट है। बज़ाहिर बड़ी एक पोस्ट ऐसी जो कि सिंपल सी है, जिसमें कोई इतनी ज्यादा अथॉरिटी नजर नहीं आती, लेकिन इसका असल किरदार क्या है? इम्तियाज सांडियो साहब, कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंटेंट करता क्या था असल में? सर ये बड़ी हैरत की बात है कि वर्क चार्ज पर एक आर्जी मुलाजिम जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर वहाँ लगाया जाता है और 20 साल इसको हुए हैं इसी पोस्ट पर। ये तमाम बिल्स यही पास करता है, बिल बनाना, बिल्स को पास करवाना, पैसे ले आना और गाड़ी की डिग्गियाँ जो है मुबैना तौर पर भर भर के और शेयर जिन जिन का बनता है वहाँ तक पहुँचाना इनकी जिम्मेदारी है। और ये जैकब लेन में रहते हैं, इसके पास भी इस वक्त ठीक ठाक प्रॉपर्टी कराची शहर में है। और इस हवाले से कामरान खान को भी हमने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं जवाब दिया। रही बात ये कि तमाम जितने भी अफसर, ख़ास तौर पर जब पीडी से मैंने बात की, साबिक पीडी मुनव्वर बोजदार से, तो वो भी इनको दिफा कर रहे थे कि भाई उसका कसूर क्या है? वो तो एक छोटा सा बेचारा वर्क चार्ज पे, उसका क्या कसूर है? वहाँ जो अकाउंटेंट था उसको इन्होंने निकाल दिया था, ट्रांसफ़र हो गया या जो भी, उसके बाद इन्होंने कोई रखा ही नहीं। और 20 साल से इसी शख्स के ज़रिए आरबीओडी में जितने भी काम हो रहे हैं, ठेकेदारों की पेमेंट्स हों, जो भी हो, वो यही कर रहे हैं। और जो मुझे हैरत की बात यहाँ मालूम हुई कि जितने भी फेक बिल बनाए जाते थे, जैसे कि आपके पास काजी मेहताब काजी है, ये सिग्नेचर मास्टर है, कोई भी आप सिग्नेचर इनको दें ये कर देंगे। तो इसके बाद फिर इश्यूज हुए, आरबीओडी के अंदर ही अफसरान के इख्तलाफात हुए और पीडी के साथ ये जो इशू आए हैं। अब मेहताब काजी, ये इसके अलावा कामरान खान और एक जो मेमन साहब हैं हाजी, इनकी अगर आप देखें, इनसे सिर्फ पूछताछ करें तो आपको सब पता चल जाएगा कि इनके दफ्तर में क्या होता रहा है। जो फहीम सुमरो की बात है, फहीम सुमरो के वालिद एक रिटायर्ड एसी थे
और जो वहाँ मुझे मालूम हुआ कि इतनी खुशहाल फैमिली इस लेवल पर नहीं थी जिस लेवल पे ये अब बने, और ये हमेशा अहम तरीन पोस्टों पे रहे हैं। अब एक सरकारी अफसर और उसको बैकग्राउंड थोड़ा सा सियासी सपोर्ट मिली है रतोदेरों से, और इसने जो सुमरा सफारी पार्क और ये जो रिजॉर्ट बनाए हैं, ये स्टेट है एक पूरी सी उसकी डोकरी में वो इन्होंने बनाई। और उस पर मैंने रिसेंटली जब लाड़काना का विजिट किया, वहाँ से लोगों से पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि ये एक सब कुछ जो है ये खानदानी पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक दोस्त को कहा कि ये मेरा तो खानदानी पैसा है, मैं तो करूँगा, मेरा तो सब चीज़ें वो हैं मंजर आम पर हैं। और जब मालूम हुआ कि ये पता चला जब आरबीओडी में ये पोस्ट इनकी थी ठठा में, उसके बाद ये सारी चीज़ें वहाँ बनना शुरू हुई और लास्ट मंथ जो है इसका इफ्तिताह हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि जब पूरी दुनिया से इन्होंने कीमती जानवर मंगवाए हैं, वहाँ उन्होंने कश्ती रानी और झील छोटी सी बनाई, ये सारी कोई भी जो है ना अपने पैसों से इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर है तो वो नेब या जो दीगर इदारे हैं, एंटी करप्शन से तो सवाल ही पैदा नहीं कि वो ये मामला हल हो। ये नेब अगर नेक नियति से कोई अच्छा अफसर, एंटी करप्शन में गई थी एंक्वायरी, कुछ एंटी करप्शन क्या कर सकती है? एंटी करप्शन का खुद वजीर शिकायत भी हट जाता है। अब जब वजीर की जो है नौकरी पक्की नहीं है तो एंटी करप्शन के एक सर्कल अफसर की क्या मजाल है? ये जो अरसा है कि आपको बताएं, क्योंकि जब अगर तहकीकाती इदारे इस केस को टेकअप करें तो जुलाई 2017 से मार्च 2019 के दौरान ये जो सारी फ्लड इमरजेंसी की पेमेंट्स हुई हैं। अच्छा, ये जो सबलाइम इंप्रेशंस को चेक पेमेंट्स हुई हैं, उसके अंदर जो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या नैब यहां से भी स्टार्ट कर सकती है कि ये 19 कॉन्ट्रैक्टर्स, इनमें से किसकी फेक कंपनीज हैं? अच्छा, इसमें जो फहीम सुमरो की जो AWE कंपनी कॉन्ट्रैक्टर इनका था 141 मिलियन की पेमेंट है। इस तरह से एक फहीम अहमद सुमरो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो भोजदार के जो है ना साली के बेटे हैं। अच्छा, अब ये हमें रिश्ते मुझे मालूम नहीं, गलत भी हो सकते हैं इंसान, लेकिन जो उनके अपने लोग बता रहे हैं कि ये कंपनियां इन्होंने बनवाई, इनके लोग थे, उनको इन्होंने ठेके दिए। अब ये फहीम अहमद सुमरो या फहीम अहमद जो कंपनी है वो मुनवर भोजदार साहब को के उस रिश्तेदार की इस तरह से सबलाइम इंप्रेशन जो है वो उनकी अब दोस्त के साबिका वाइफ, मुझे बहुत उनके लिए रिगार्ड है, मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हमें रिश्ते बताए जाते हैं हम वही कह सकते हैं। तो इस तरह से कोई 19 कंपनीज हैं जिनको तकरीबन 4,400 तकरीबन 4,482 मिलियन रुपीस 4,480 मिलियन रुपीस की पेमेंट्स हुई हैं। अब ये आप नैब इस पर देख ले, ये 19 कंपनीज की फहरिस्त है जो पूरी, इसमें से सब ज्यादातर फेक हैं, जो मुझे लग रहा है कि मुबैना तौर पे कोई काम नहीं हुआ है। मैं खुद आरबीओडी से विजिट अभी करके आया हूं, इससे पहले भी अगर आप देखें जो काम हुआ होता है वो दूर से ही नजर आ जाता है कि ये काम हुआ है। पुलें बनानी, थोड़ी सी आपने वो उनकी लाइनिंग कर दी, ये नहीं हुआ है। अच्छा, इसका सबूत एक और भी है, ये जो पोस्ट है, अब इसमें जो फेसबुक के अंदर जो पोस्ट हुई है, और ये मार्च 2019 की पोस्ट है, एक अप्रैल 2019 की पोस्ट है, 1 मार्च, लोगों ने लिखा हुआ है जी कि करप्शन हुई है, मुनव्वर भोजदार साहब की फोटोएं लगी हुई हैं। ये क्या मामला है? ये पोस्ट जो राय आप अफसर किसी अच्छे अफसर का पता चल जाता है कि जब बड़े लेवल पे मुजाहरे, एहतजाज, राशि, करप्ट जैसे एहतजाज भी हुआ, एक एहतजाज की फोटो भी नौशर फेरोज में इनके खिलाफ एहतजाज हुए, उसके बाद इन लोगों ने जो मुतासरीन हैं जो भी हैं, इन्होंने इनके खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता। उसके बावजूद ये अफसरान पे कोई जो है एक्शन नहीं हुआ। जब अवाम एक एहतजाज हो रहे थे, मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, इसमें आप देखें कोई एक अच्छा लफ्ज नहीं है। राशि, करप्ट और लुटेरा, इस तरह के अल्फाज लोगों ने इस्तेमाल किए। ये आज की पोस्टें नहीं है। इससे आप उनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका रवैया और ग्राउंड में ये किस तरह से इन्होंने काम किया है। मुजाहरे हुए हैं, भूख हड़तालें हुई हैं, इनके खिलाफ पोस्टर लगे हैं। इस तमाम चीजों के बावजूद जब नेब के बिल्कुल पर जो है वो आजाद था, कटे हुए भी नहीं थे, तब भी ये कार्रवाई मुझे समझ में नहीं आती कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद नेब क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर रहा और सब चीजों को उसके साथ क्यों जोड़ रहा है। जैसे कि अब फहीम सुमरो की स्टेट बनी है, उसको आप अलग केस के तौर पे दे सकते हैं। जितने भी दीगर लोग हैं, पीडी है और जो भी हैं, उनको आपको तो हर बैंक रिकॉर्ड दे सकता है, जमीनों के रिकॉर्ड आ सकते हैं, ट्रांजैक्शन पूरी जितनी हुई है उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने डिग्रियां भर भर के इनको दी हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स सारे। एक और चीज भी है, ये देखिए कि जो इससे एक कॉन्ट्रैक्टर मेरे से राब्ते में है जिसने कहा है कि सर हमारे पास इतने शवाहिद हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमने वहां काम किया है, हमें पैसे तक नहीं दिए इन्होंने। अच्छा, इन 19 में से ही है जिसको ये बिल्कुल। अच्छा, नहीं इसमें नहीं, इसमें अलग ही है, लेकिन उनको इन्होंने पैसे नहीं दिए। अच्छा, एक और इसकी सबूत ये है कि जो आरबीओडी है जिसकी हमने फुटेज लेटेस्ट बनाई है,
तो वहीं से नैब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि ये सारा जो पैसा है जैसे 9.5 अरब रुपए और टोटल इसमें जो 4.48 बिलियन रुपीस, वो आप देखें जो फुटेज इस वक्त आप चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, किधर है आरबीओडी का क्या काम हुआ है? ये जो कह रहे हैं काम हुआ है, ये किधर काम हुआ है जो चल रहा है फुटेज में? सैफान, कोई काम नहीं है। ये इन्होंने बारिश और सैलाब का बहाना बना के इन्होंने सिंध के और खासतौर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। इसमें 80 से 90% जो ये बजट रकम है ये इन्हीं अफसरान के पास गई है। मैं आज भी नेब को, क्योंकि उनके पास कोई हर चीज़ है, उनको कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, नेब के अफसरान को मालूम है, लेकिन मामला सिर्फ नीयत का है। अगर मैं फिर भी उम्मीद रखता हूं कि नजफ मिर्जा साहब हैं या चेयरमैन नेब हैं, ये उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करें जिन्होंने इन तफ्तीशों को ब्रेक लगवाए, इनको इल्तवा का शिकार बनाया। इतना बड़ा स्कैंडल है कि अगर इसमें नेक नियति से काम करे तो ये 30 अरब तक भी जा सकता है मामला। ये नैब की तरफ से रिवायती जो कुछ कॉल अप नोटिस हैं जो उस पर जारी किए गए थे, कुछ रिकॉर्ड मांगा गया था, तफसीलन चीजें की गई थी, लेकिन यहां तो एक इंडिविजुअल जो इस प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड रहा है, वो चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, वो अरबपति बन गया ना। तो यहाँ पर तो हर एक केस है इस पर। को आप सजा दे सकते हैं कि तनख्वाह नहीं ली, और उसके जो 3 बार वजीर आजम रहा उसके असासे इतने क्यों हैं, उनके बेटों के क्यों हैं? तो ये कौन से सल्तनत के बादशाह थे जिन्होंने इतनी बड़ी रियासतें बना के रखी? एक मंसूबा आरबीओडी है, लेकिन उसके अंदर जो किरदार हैं वो हर एक की एक फाइल अलग है। और इनका एक प्राइवेट शख्स जो इस वक्त रुकने सिंध असेंबली हैं, जिसके पीछे नेब लगा रहा, कभी सुनते थे कि नवाब शाह में छापे लगे, कभी सुना कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है, उस शख्स का आज भी डी फैक्टो मिनिस्टर की हैसियत है यहाँ। वो शख्स इन तमाम लोगों को अपॉइंट करवाते थे, उनको पोस्टिंगें दिलवाते थे, ठेके में बहुत सारी चीजें उनकी होती थी। उसको भी इन्वेस्टिगेट करें ताकि पता चले क्यों जब एक बड़े पैमाने पर जो एक पार्टी के सरबराह जेल में जा सकते हैं, उनकी बहन जा सकती है, तो वो एक एमपीए क्यों नहीं जा सकता? जिसके लिए हमने सुना के आज इधर छापे लग रहे हैं, आज इधर छापे लग रहे हैं, आज मफरूर हैं, वो आज बैठे हुए सरेआम। और ये तमाम सवालात हम छोड़े जा रहे हैं सांडवी साहब, हम सहाफी हैं, हम काम करके तहकीकात करके सामने ला सकते हैं यकीनी। और ये सारे सवालात वो हैं जो जेरे गौर आने चाहिए उन आला हुक्काम के जो एहतसाब के जिम्मेदार इस पर हैं। हम बहुत उम्मीद रखते हैं और बहुत बेहतरीन कारकर्दगी चेयरमैन नैब की रही है, वी सैल्यूट दैट। और यही तवक्को रखता है कि आरबीओडी मंसूबे को जामे तौर पर तहकीकात का दायरा वसी करते हुए उन तमाम किरदारों को जिससे एसोसिएटेड है, जिनको इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब कर रहे हैं, वहां तक न सिर्फ पहुंचा जाएगा बल्कि उनसे कड़े सवालात और कड़ा एहतसाब जो हमारे पैसों का 1-1 रुपए का होना चाहिए वो शुरू हो सकेगा। फीडबैक आपका फेसबुक, ईमेल, ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहा है में मौसूल होता है। आपके पास कोई स्टोरी आप भी शेयर कर सकते हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।